दहेज दहेज जो है वो तो प्रथा बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से। होनी चाहिए भाई, हिमांशु नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो दहेज तो जैसे कहते हैं किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन मेहनत की स्याही से उसे बदला जा सकता है। आज हमारे साथ है करौली के एक ऐसे चर्चित शिक्षक, बहुत युवा, हिमांशु शर्मा। इनके पिता चाय की दुकान चलाते थे और कोरोना काल के दौरान इनकी नौकरी पर संकट आ गया, यानी इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की। एक साथ 4 परीक्षाओं को इन्होंने क्रैक किया, सफल हुए। आज लेक्चर है चैनपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल करौली में। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मेरे पिताजी श्री गोविंद प्रसाद शर्मा, जो पहले चाय की दुकान करते थे IISc लाइन में। शुरुआती जीवन थोड़ा सा संघर्ष में था, लेकिन परिस्थितियां बदली, ईश्वर ने भी साथ दिया और सब कुछ आज अच्छी परिस्थिति में है, सब कुछ ठीक है। अब शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि टीचर बनना है। एक सब्जेक्ट से थोड़ा सा लगाव हो गया, मैथमेटिक्स से। तो जब मैंने 10th क्लास पास की तो पहला जो स्टेप था उस सब्जेक्ट को चूज करना था। तो मेरा जो गणित था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति थोड़ी सी खराब थी। तो घर वालों ने कहा कि तू आर्ट्स ले ले और तेरा गवर्नमेंट स्कूल में हम एडमिशन करवा देंगे और आर्ट्स की सहायता से तू आगे पढ़ाई कर लेना जितनी हो सके उससे। पर मैं थोड़ा सा जिद्दी था, मुझे थोड़ा सा लगाव गणित से था। तो मैंने कहा घर वालों से कि मैं लूँगा तो गणित लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा। तो जो मेरा छोटा भाई है उसने कहा कि हाँ तू गणित ले। तो ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट था जीवन का। यहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद आगे पढ़ाई करते आए, पढ़ाते भी आए, कुछ अर्निंग चलती आई, पढ़ते आए। और शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष झेलना पड़ा, बाकी सब कुछ अब ईश्वर की मदद से होता चला गया। अच्छा, कोचिंग शुरुआत की आपने? हाँ, मैंने सबसे पहले कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरा एक भाई है राहुल शर्मा, वो एक छोटी सी कोचिंग चलाता था उस टाइम। तो उसका क्या था, मैं कभी पढ़ाना चाहता ही नहीं था, लेकिन उसने कोचिंग खोली। तो वो भाई था, तो उसने कहा कि तू मेरे यहाँ मैथ पढ़ा ले, गणित पढ़ा ले। उनके पास गणित का टीचर नहीं था। तो मुझे पढ़ाने से थोड़ा सा इतनी रुचि इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं सोचता था कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो वो जो कोचिंग चलाता था वो मुझे लेने आता था घर पे 3 बजे। तो मैं 3 बजे घर से भाग जाता था, लेकिन वो एक दिन उसने टाइम चुका के आया, टाइम थोड़ा सा जस्ट पहले आ गया 3 से। तो उसने मुझे पकड़ लिया, वो मुझे पढ़ाने ले गया। लेकिन स्टार्टिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाने में, लेकिन लगभग 2-3 महीने बाद इंटरेस्ट जगा और धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदली और पढ़ाना एक फैशन सा हो गया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैंने अपनी जो मेरे भाई साहब की कोचिंग साइंस क्लासेस वो चलाते हैं PC सर की, हाँ, उसमें मैं पढ़ाने चला गया। उसमें मैंने पढ़ाया। उसके बाद बाल भारती स्कूल है विभो सर का, बाल भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल, उनके यहाँ पढ़ाने गया। फिर एकलव्य कॉलेज में मैं पढ़ाने गया, हाँ, योगेश अंकल जी के यहाँ। उनकी जो कोचिंग कॉलेज चलता था उसमें BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों को मैं लगभग 2017, 18, 19 में पढ़ाता था। तब मेरी भी लगभग B.Ed चली गई थी, B.Ed फर्स्ट ईयर में ही था मैं उस टाइम। फिर कोरोना आ गया? हाँ, 19 में कोरोना आ गया, 20 में कोरोना आ गया। तो क्या था, 19-20 तक लगभग मैं ऐसी पोजीशन में था कि मैं एक अच्छी स्थिति में था। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की तरफ मेरा कोई रुझान नहीं था कि मैं इसमें जाऊंगा कभी, क्योंकि एक अच्छी पोजीशन में मैं आ चुका था प्राइवेट फील्ड में भी। लेकिन जैसे ही 2020 आया तो प्राइवेट फील्ड बिल्कुल शून्य हो गया। केवल मेरे लिए नहीं, सभी के लिए हो गया था वो। तो वो एक ऐसी परिस्थिति थी, उस टाइम गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन उस टाइम भी ऐसा लगा कि सबसे पहला काम जान बचाना है, उसके बाद जॉब देखी जाएगी। क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, उस टाइम जॉब की इतनी आवश्यकता सेकंड प्रायोरिटी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी केवल जान थी कि जान बची तो सब कुछ रहेगा। तो उस कोरोना जो टाइम था वो मेरे लिए एक अवसर की तरह आया। उस टाइम मैंने मेहनत करना चालू की गवर्नमेंट जॉब के लिए। समय मेहनत करना चालू किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके बाद फिर क्या रहा?
2021 में थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी थी हीट, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह मेहनत की, बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे नंबर आए और ऐसा लग गया था कि सिलेक्शन हो गया। और लगभग हम 2 3 4 5 महीने तो ऐसे घूमे कि हम तो अब टीचर बन गए, हम तो मास्टर बन गए और अब तो जॉब मिलने ही वाली है। लेकिन लगभग 3 4 महीने बाद वो पेपर रद्द कर दिया गया, तो फिर से हम शून्य पे आ गए। वो एक ऐसा समय था जिस समय ऐसा लगा कि सपने टूट गए। सपने टूट गए, सब कुछ खत्म हो गया। उस समय अपने आप को संभालना थोड़ा सा टफ काम था। वो एक मुश्किल दौर था उस समय का। मुश्किल दौर से आप गुजरे, इस पे विस्तार से अब चर्चा करेंगे। एक साथ कितनी परीक्षाओं में सफल हुआ, ये यूथ आपसे प्रेरणा ले सके। मैंने अपनी क्या कहानी विस्तार से बताएं एक बार आप। और 2021 में जब जैसे ही पेपर याद हुआ थर्ड ग्रेड का, तो दिल इतना टूट गया था कि अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि अब तैयारी तो करनी है। तो 2022 में एक साथ वैकेंसी आई थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। लेकिन मन थोड़ा सा व्यथित था, थर्ड ग्रेड से बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो मैंने कहा मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी तो नहीं करूँगा। और एक सब्जेक्ट इसलिए मजबूत था क्योंकि मैं 2014-15 से पढ़ाया था स्कूल में, कॉलेजों में, तो सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा हो गया था उस टाइम तक। तो 2022 में मैंने सोचा मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगा कम से कम। तो मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी चालू की। उसमें मैं अब जो सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, उसमें मेरी एक अच्छी कमांड थी। लेकिन जो सब्जेक्ट था जीके, एक पेपर जीके का लगता है, एक मैथमेटिक्स का। जीके में क्या था, 40% बनाना आवश्यक था, जीके में भी और गणित में भी। अब गणित में मुझे इतना पता था कि मैं इजी वे में पेपर को निकाल दूंगा। लेकिन जीके में जो था कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जीके की कभी पढ़ी भी नहीं थी। तो हमेशा डाउट ये था कि जीके में अपनी 40 नहीं बनेगी और जीके में 40 नहीं बनी तो अपन दोनों सब पेपर में फेल ही माने जाएंगे, अपना इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने बहुत मेहनत की जीके पे। मैं रोज़ाना टेस्ट देता तो लगभग क्या होता कि मैं रोज़ाना सोचता आज 40 बनानी है। कभी मेरी 38 बनती, कभी 35 बनती, कभी 42 बनती, कभी 45। लगभग मैंने 100 टेस्ट दिए। 100 एक अंदाजा है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते। उनमें से हो सकता है मैं लगभग 80 टेस्टों में फेल हुआ हूँ जीके के में। मैं रोजाना प्रैक्टिस करता उसमें और लगभग 20 टेस्टों में मैं पास हुआ हूँ। लेकिन मैंने टेस्ट देना नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी जो गलती है मैं जो देखता हूँ, बच्चे केवल थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, रोजाना पढ़ते रहते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब मैं टेस्ट दूंगा, तब मैं पेपर लगाऊंगा या एमसीक्यू लगाऊंगा। जबकि थ्योरी तो पूछी नहीं जाती, वहाँ कोई निबंध थोड़ी ना लिखना होता है, वहाँ तो अप्लाई करवाते हैं वो लोग कि थ्योरी इनके दिमाग में कितनी है, उस चीज़ को अप्लाई करना ये कितना जानते हैं। तो सबसे बड़ी मुझे लगता है बच्चों की गलती यही है कि वो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसको अप्लाई या क्वेश्चन करने पे ध्यान कम देते हैं। तो उसके बाद मैंने सेकेंड ग्रेड की जब तैयारी की तो फर्स्ट ग्रेड का पेपर आ गया। तो मैंने फॉर्म तो उसका भी डाल दिया था। फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने जाने का मेरा कोई मन नहीं था क्योंकि तैयारी भी नहीं थी। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि पेपर तो दे के क्या पता कुछ हो जाए, नहीं तो तुझे एक्सपीरियंस तो मिलेगा जो सेकंड ग्रेड में काम आएगा। पर मुझे डाउट क्या था कि फर्स्ट ग्रेड के मैं पहले पेपर में फेल हो जाऊंगा जीके के में। मुझे ये पूरा डाउट था उस पेपर में। तो मैंने उस पेपर को दिया जीके के को, मैं पेपर दे के बाहर आ गया। पेपर आसान था लेकिन मन में क्या था, एक फोबिया तो था ही कि 40% अपनी जीके में नहीं बनेगी। लेकिन वो क्या, मेरा दोस्त उस सेंटर के बाहर मिल गया। उसने कहा पेपर कैसा गया, तो मैंने कहा ठीक गया लेकिन शायद 40 नहीं बनेगी अपनी इसमें। तो उसने कहा चल पेपर मिला लेते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मिलाना, लेकिन तुझे मिलाना है तो ले पेपर, इसको मिला ले। उसने मेरा पेपर मिलाया। तो उसने कहा तू 40 के लिए हो रहा है, तेरी तो 55% बनेगी। मैंने 48 क्वेश्चन किए थे 75 में से, उनमें से केवल 5 क्वेश्चन गलत थे और 43 सही थे। लगभग 41.33 क्वेश्चन मेरे सही थे 75 में से। तो लगभग 55% में ही बने थी उस पेपर में। अब 55 बनी जैसे ही उसने कहा तो लगभग 1-2 घंटे पीछे ही गणित का पेपर था फर्स्ट ग्रेड का। उसमें क्या दो पेपर होते हैं, पहले सुबह जीके का हो गया, सेकंड मैथ का था। लेकिन मुझे डाउट क्या था कि मैं जीके में पास नहीं हो पाऊंगा।
और ये डाउट अगर क्लियर नहीं होता कि मैं जीके में पास होऊंगा या नहीं, तो शायद मैं मैथ का पेपर इतने अच्छे ढंग से नहीं देता। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि तेरी तो 55% बनी है इसमें, तो मैंने एक बात मन में ठान ली कि आज अपने को नहीं चूकना है। अगर अपन चूक गए तो जिंदगी भर चूक जाएंगे अपन, क्योंकि गणित तो अपना सब्जेक्ट है और वो भी अपने इतने लंबे टाइम तक पढ़ाया है। तो मैं उस टाइम जो मानो आप कफन बांध के गया पेपर में कि इस पेपर में मैं नहीं चूकूंगा किसी भी हालत में। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के पेपर में केवल 68 पोस्ट थी उस टाइम 2022 में मैथ में। तो भले कितना भी अच्छा पेपर आपका जाए, ऑल राजस्थान में अगर 68 पोस्ट हो तो आप कभी भी कंफर्म नहीं हो सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी सी पोस्ट पे आप भले कितना ही अच्छा पेपर हो। तो सेकंड ग्रेड की एग्जाम मेन फोकस है। तब तक तो पता ही नहीं था होगा या नहीं होगा, बस यही तो कह सकते थे कि पेपर अच्छा हुआ है। परिणाम तो ईश्वर के हाथों में था। तो मेन एग्जाम थी सेकंड ग्रेड के पेपर में जब मैंने पेपर दिया गणित का, तो पेपर बहुत कठिन आया 2022 का। ऐसा बच्चों को लगा, मुझे तो उस टाइम नहीं लगा। तो मेरे जो एग्जाम हॉल था उसमें 24 बच्चे थे, उनमें से 23 बच्चों ने 1 घंटे में पेपर कर दिया वो। और 1 घंटे बाद जब मैंने ऊपर देखी गर्दन उठा के, तो उन सब का पेपर हो चुका था। तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया कि पेपर बड़ा आसान आया है, इन्होंने तो 1 ही घंटे में कर दिया। अपन से 30 क्वेश्चन हुए 150 में से 1 घंटे में। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपने को तो 2.5 घंटे तक लड़ना है, तो 2.5 घंटे तक अपन तो कोशिश करेंगे, उसमें लड़ेंगे। तो 2.5 घंटे तक मैंने उसमें पूरा टाइम दिया अच्छी तरीके से कि अपने से जितने होंगे। 93 क्वेश्चन मुझसे हुए उस टाइम, 150 में से 93। और मैं जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकला, मैंने अपना एक फ्रेंड था उसको मैंने फ़ोन किया कि तेरा पेपर तो बड़ा अच्छा गया होगा, पेपर बड़ा आसान आया है। क्योंकि मुझे आसान लग भी रहा था, क्योंकि मैंने पढ़ाया था लंबे टाइम तक इसलिए। तो उसने कहा नहीं यार, मेरा तो बहुत बेकार गया, मेरा तो पेपर बहुत कठिन आया है। मैंने सोचा इसने तैयारी नहीं की है इसलिए कठिन आया है। फिर मैंने आसपास के लोगों को देखा, उन्होंने भी यही था कि पेपर बहुत कठिन आया है। फिर मैं जिस बस में आया उसमें जितने भी बच्चे थे उनको सबको कठिन लगा। फिर मैं डाउट में आ गया कि इतने बच्चों को कठिन लगा तो अपने को आसान कैसे लग गया। अपन तो फिर इसका मतलब कुछ गलत तो नहीं कह के आए। तो सबसे पहले मैं जब घर आया तो मैंने पेपर मिलाया सबसे पहले कि अपन क्या कह के आए हैं इस पेपर में, ये देखते हैं। तो मैंने उस पेपर को मिलाया तो 93 में 6 क्वेश्चन में गलत थे, 87 सही थे, 2 क्वेश्चन नेगेटिव की वजह से कट गए। 85 मतलब 40% से बहुत ज्यादा ऊपर थे। तो उस टाइम ये कंफर्म था कि अपन सेकंड ग्रेड में जॉब लगने वाली है। कि सेकंड ग्रेड का पेपर टफ था, लोगों ने ऐसा बताया और सबने, तो उसमें वैसे भी सीट खाली गई थी। तो उस टाइम अपन कंफर्म हो गए थे कि हाँ सेकंड ग्रेड में तो अपन कंफर्म है, फर्स्ट ग्रेड में होगा या नहीं आपने होगा। ज्वाइन केस में किया सबसे पहले? सबसे पहले मैंने सेकंड ग्रेड में ज्वाइन किया था झालावाड़ में आखेड़ी गांव में। उसमें मैंने ज्वाइन किया 1.5 महीने तक, और 1.5 महीने के बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड में उदयपुर चावंड में, महाराणा प्रताप की जो राजधानी यही है, उसमें मैंने सबसे फर्स्ट ग्रेड। उसके बाद मैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम की एग्जाम होती है, उसमें मैंने एग्जाम दी और मैं अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चैनपुर में व्याख्याता के रूप में कार्यरत। अच्छा, इस सफलता में आप किसका ज्यादा सहयोग मानते हैं? सबसे पहले तो ईश्वर का, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद मैं इस जगह नहीं होता। क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ रास्ते तय करता है। जैसे जो मेरा पढ़ाने वाला रास्ता था वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। जैसे मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि पढ़ाया मत करो, प्राइवेट फील्ड में पढ़ाने जाओगे तो तुम जिंदगी भर नौकरी नहीं कर पाओगे, नौकरी नहीं लग पाएगी। पर मुझे लगता है कि मेरी जो जॉब लगी है वो केवल उसी वजह से लगी है। हाँ, तो सबसे पहले ईश्वर का, फिर मेरे जो माता पिता है, फिर मेरा जो छोटा भाई है जिसने मुझे मैथ लेने के लिए प्रेरित किया विपरीत परिस्थिति होने के बाद। उसके बाद वो मेरा भाई जो मुझे कोचिंग पढ़ाने के लिए जबरदस्ती लेके गया, वो भी एक महत्वपूर्ण था। उसके बाद पीसी साहब और ऐसे ऐसे लोग जो मेरे फ्रेंड हैं, जैसे कई फ्रेंड हैं मेरे, एक राधेश्याम पायासन नाम का मेरा दोस्त है, अभिवंसल नाम का, एक नीतीश राठौड़ नाम का, वो सब भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो उन सब का मैं सहयोग, और ऐसे ना जाने कितने नाम है जिनको मैं बता भी नहीं सकता,
लेकिन बहुत लोगों का सहयोग है और मुझे तो हमेशा बहुत लोग सपोर्ट करते ही हैं। नेगेटिव विचार मन में कब आया, बहुत निराश? निराशा कई बार तब आती, एक तो आया 2021 के पेपर में, जब नीट का एग्जाम जब रद्द हुआ था, तो तब ऐसा लगा कि दुनिया खत्म सी हो गई है क्या। खत्म हो गया। हाँ, तब ऐसा नेगेटिव विचार आया कि हाँ अब एग्जाम मतलब पढ़ाई छोड़ के और अपने को पूर्ण रूप से प्राइवेट फील्ड में दोबारा चल जाने। मैंने पढ़ाते हुए ही तैयारी की थी हमेशा। जब सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब सबसे फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया फाइनल, तब ऐसा लगा कि शायद जिंदगी अब बदल गई। और इसलिए नहीं, केवल मेरी जिंदगी बदल गई, मेरे से जुड़े हुए बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई और उन बच्चों की लिए मैं एक प्रेरणा बन पाया जो मेरी जैसी परिस्थितियों से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। आपकी सबसे बेकार परिस्थिति कब रही? सबसे बेकार परिस्थिति आपके उस आइकन को लोग प्रेरणा माने, उस आदर्श लगभग 2014-15 में जो मेरे जो पिताजी थे वो चाय की दुकान करते थे, तो कितनी परिस्थितियों से उनकी दुकान बंद हो गई, उन्होंने दुकान बंद कर दी। तो वो एक ऐसा समय था जिस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब जो थे वो हाथ पांव थे, जो करना है वो करना पड़ेगा अब आपके लिए। तो वो एक कठिन दौर था, लेकिन ऐसा था उसमें ईश्वर ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। रास्ते बहुत ईश्वर ने ही दिखाए सब कुछ, और लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। वो एक समय ऐसा था जिसको मैं कठिन मान सकता। कोरोना काल में थे और आपको लगा कि संकट आ गया, नौकरी चली गई, मन में क्या विचार है? मन में से पहला विचार तो यही था कि कैसे भी अपनी पहली तो परिवार की सेफ्टी, जान है तो फिर बाद में सब कुछ देखेंगे। और दूसरा विचार था कि अब कुछ नया करना है, क्योंकि प्राइवेट फील्ड का कोई भरोसा नहीं है कब शून्य पे आ जाए। तो वो एक ऐसा समय था जो सब मेरे लिए एक अवसर के रूप में आया कोरोना। अगर वो नहीं आता तो शायद मैं आज इस जगह नहीं होता। कोरोना काल आपदा को अवसर में बदला है हिमांशु जी ने। आप इस पॉडकास्ट को स्टूडेंट बहुत पॉजिटिव रूप से लें। कोरोना नहीं आता शायद इतनी बड़ी मेहनत नहीं कर पाते। हिमांशु जी, आपके पापा चाय की दुकान चलाते हैं, माँ गृहिणी, एक साथ 4 एग्जाम आपने पास की, माता पिता ने क्या कहा आपसे? माता पिता पहली बात तो उनकी खुशियों के लिए तो कोई शब्द है ही नहीं जो बयां कर सके। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो हमारे जो परिवार है, फैमिली, उसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। लगभग 2-3 पीढ़ियों से ज़्यादा ही पीढ़ियों तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। तो कहीं ना कहीं सबका एक सपना था कि कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में जाए। और सबसे ज़्यादा लोगों को विश्वास मुझी पे था कि अगर ये नहीं गया तो शायद ही और 1-2 पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी तक मुश्किल ही कोई जा पाएगा। तो इसलिए उनकी खुशी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा थी कि उनकी मतलब जिस दिन मेरा रिजल्ट आया आंखों से आंसू आ गए। वो एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था उस समय। सफलता के लिए मेहनत जरूरी है, टैलेंट? मैं मानता हूँ मेहनत, टैलेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती। जो होता है वो मेहनत ही होती है। अब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 90-95% है लोगों की, लेकिन वो आज शून्य पे हैं, वो क्योंकि उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने 10th और 12th में मेहनत की, 90-92-95% उस समय बना दी। टैलेंट तो आ जाएगा, मेहनत से आएगा। मेहनत से, सब कुछ मेहनत है। अब जिस समय मेहनत करो उस समय रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने 10th-12th में मेहनत की, इसलिए उनको उस टाइम रिजल्ट मिल गया। युवाओं की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती, वो थ्योरेटिकल पार्ट पे इतना ध्यान देते हैं कि वो मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। वो मॉक टेस्ट लगाना जी बहुत कम, क्योंकि वो सोचते हैं कि पढ़ते जाएं, अपने को कुछ याद तो है नहीं। वो अप्लाई नहीं करना चाहते चीज़ों को, अप्लाई वो डरते हैं एग्जाम में फेल होने से। मैंने कहा ना, मैंने 100 टेस्ट दिए जीके के और मैं लगभग 80 से ज़्यादा टेस्टों में फेल हुआ, लेकिन मैंने टेस्ट देना नहीं छोड़ा। उसी वजह से मैं पास हुआ जाके आगे। अगर मैं छोड़ देता तो नहीं होता। हिमांशु जी, आपके पॉडकास्ट को स्टूडेंट देखें, उसके लिए है कि अगर आपके पास 6 महीने हैं अब, तो 6 महीने में ऐसा क्या तैयारी करें कि आपको फिर? पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ विद्यार्थियों से कि समय और समझ दोनों कभी एक साथ नहीं आते। जब समय होता है तब समझ नहीं आती है, जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है।
अगर किसी बच्चे के पास 6 महीने है तो सबसे पहले वो सिलेबस देखे और जिस एग्जाम की वो तैयारी करना चाहता है उसकी सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, वो एग्जाम चाहता क्या है बच्चे से, वो पता लगाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसका, अगर उस एग्जाम में सफल होना है तो। अगर उस एग्जाम की चाह क्या है, वो किस चीज में आपको क्या बनाना चाहता है, वो चीज अगर बच्चा समझ ले तो शायद वो निकाल सकता है एग्जाम को। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, केवल पढ़ते जाते हैं, कोई मतलब नहीं उन्हें कि पहले क्या आया है पेपर में और अब क्या आने वाला है, अब पैटर्न क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं है उनको। केवल या तो वो किसी कोचिंग के ऐप को ले लेते हैं, उनमें पढ़ते रहते हैं और वो रिजल्ट शून्य रहता है उनका। सभी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुने। आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है कि एक साथ 4 परीक्षाएं पास की हैं, तो आपको सफल होने के लिए इनका पॉडकास्ट जरूर सुनना चाहिए। हिमांशु जी, आपकी सफलता की कहानी न्यूज संवाद पर जारी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट में भटकाव कहाँ आ जाता है, वो फेल हो जाता है, वापस उसको आना पड़ता है। कई परिस्थितियों में आता है। सबसे पहले जो किशोरावस्था होती है जी, जो बहुत बड़ा भटकाव का कारण बनती है। लगभग 90% बच्चे तो किशोरावस्था में अपने आप को नहीं संभाल पाते। मैंने लगभग फील किया है कि मैंने पढ़ा एक लंबे टाइम तक है, तो वो जो टाइम होता है उस पर पेरेंट्स को बड़े ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक जो मोबाइल का जो उपयोग है वो थोड़ा सा सही चीज़ों में अगर बच्चा करे तो भटकाव कम आएगा। मोबाइल भी एक भटकाव का बहुत ज़्यादा एक पॉइंट है। तो एक ऐसी एज जैसे 10th के बाद 11th में या 12th के बाद ग्रेजुएशन या किसी की तैयारी में बच्चा सबसे ज़्यादा भटकता है। जी मैंने सबसे ज्यादा भटकता है। हिमांशु जी, आपका पर्सनल सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको कि पिता चाय दुकान चलाते थे, आप निजी कोचिंग में क्या करते थे, तब सामाजिक प्रतिष्ठा क्या थी और आप जैसे ही लेक्चर बने सामाजिक प्रतिष्ठा में अंतर क्या है? वैसे तो जो अपना जो समाज है वो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा गैप है। जी, लेकिन परिस्थितियाँ कभी भी आपकी पहचान नहीं बन पाए। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देना चाहिए। मेरी जो परिस्थितियाँ थी मैंने उनको कभी अपनी पहचान नहीं बनने दिया। तो आज समाज एक अलग दृष्टि से देखता है और पहले समाज एक अलग दृष्टि से देखता है। लेकिन कुछ 10% लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं और 90% लोग तो होते ही हैं जो आपकी सफलता के पीछे होते हैं, जो आपकी सफलता की साथी होते हैं। असफलता का तो फिर सफलता के साथी तो बहुत होते हैं और असफलता का कोई साथी नहीं होता। हिमांशु जी, मैंने इसलिए इनका एक पॉडकास्ट किया, बड़ा मुझे पॉजिटिव इनमें लगा और ईमानदारी से कहा कि 90% लोग वो थे जो सामाजिक दृष्टि से बहुत गलत थे और आज उनका बदलाव हुआ है एक तरीके से। पर देखिए ये भाई सरकारी नौकरी का कमाल भी है, आप इसको ही मानना पड़ेगा। हिमांशु जी, आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। तो कितना दहेज दोगे शादी में, ये बता दो आज। दहेज जो है वो तो प्रथा बंद होनी चाहिए मेरे दहेज की हिसाब प्रथा से। बंद होनी चाहिए भाई, हिमांशु जी कह रहे हैं। हाँ, तो दहेज तो जैसे, पर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज है उसको कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता। क्या सुधार की आवश्यकता है? कि जैसे कोई प्राइवेट जॉब कोई बालक है वो कहता है तो उसके लिए तो कोई लड़की देना ही नहीं चाहता, और जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए बहुत लड़की दे तो उसकी तो मांग अपने आप बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मैं समाज से बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि कहीं ना कहीं उनको, उन लोगों को भी उसी दृष्टि से देखना चाहिए जो प्राइवेट जॉब करते हैं। तभी जो प्रथा बंद हो सकती है, वरना शायद ही चांस है कि बंद हो पाए। हाँ, बात बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि जब लड़की वाला शादी करता है तो वो भी तो सरकारी कर्मचारी कर रहा है। बिल्कुल, उसका मामला उसके भाव तो बढ़ेंगे फिर तो। उसके भाव तो बढ़ेंगे, लेकिन आपके भाव तो नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, है ना, सरकारी कर्मचारी करोगे या नो सामान्य? अब वो तो फ्यूचर ही बताएगा, भविष्य ही बता सकता है। फ्यूचर ही बताएगा, भविष्य की प्लानिंग है। भविष्य के बारे में क्या सोचा आपको, आगे तैयारी? भविष्य, हाँ, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे तैयारी कर सकूँ एक बार और। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सिविल सर्विस में और एक बार मैं कोशिश करूँ, और बाकी अगर नहीं भी होता है तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो नहीं हो पाया तो मैं चाहूँगा कि करौली के जो बच्चे हैं हाँ, उनके लिए कुछ नया दें।
हम क्या जैसे कहना मैं चाहते हैं आप? जैसे मैंने जो देखा है कि मैथ पढ़ने का जो तरीका है, एक तो IVSC की जो बुक्स हैं, जब मैथ पढ़ने का तरीका बच्चा केवल एक ही चीज सीखता है, एक सवाल बता दो हम वैसा ही सवाल कर लेंगे, 10 सवाल हम वैसे के वैसे कर लेंगे। और शायद किताबों में भी अधिकतर यही है, एक सवाल कर देता है टीचर, बच्चे उस सवाल जैसे सवालों को कर लेते हैं, मतलब बच्चा कुछ हटके सीख नहीं चाहता। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हम बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखा देते हैं, बच्चा कुछ पहले सोच पाता है ए से, उससे पहले ही हम उसको हटा देते हैं ए फॉर एप्पल, बच्चा कुछ सोच ही नहीं पाता, मतलब उसकी विश्लेषणात्मक क्षमता बिल्कुल शून्य कर देते हैं हम। इसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। दोस्तों, हिमांशु शर्मा चैनपुर के स्कूल में अभी लेक्चर व्याख्याता, एक बहुत यंगस्टर है, एक साथ 4 परीक्षा एग्जाम पास किए, प्रतियोगी परीक्षा। इनके पॉडकास्ट को आप लोग शेयर करें जिससे यूथ इनसे प्रेरणा ले सके। अंत में आप यूथ को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? संदेश क्या है आपका यूथ के लिए? सबसे पहले तो अपना जो भी टारगेट जो फील्ड सेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अब वो जमाना नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों पे ध्यान दें। मुझे लगता है अब आप अपनी मजबूत जो चीज है उसको और ज्यादा मजबूत करें। मेरे हिसाब से इस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपना फील्ड चुनें, उस पर वर्क करें, और उस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं जो सफल हुए हैं उनका कहीं ना कहीं उनसे मदद लें या उनके बारे में जानें और उस चीज पे आप काम करें, तो शायद लोग सफल हो सकते हैं इसी पे।